आपकी छोटी लड़की अपने घर वालों और सारी दुनिया की नजरों के सामने होते हुए भी हमेशा ओझल सी रही दुनिया को उसकी मुक्तिदूत से मिली नई पहचान और संभावनाओं की चाबी पर ममता कालिया की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आपका स्वागत है। मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक न एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब ये सारी कहानियां मेरी धरोहर, मेरी लेगेसी, मेरे फादर विश्वमोहन बडोला से मुझे आई हैं। उन्हीं की पर्सनल लाइब्रेरी का ये सारी किताबें हिस्सा थी और अब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक और बड़ी धरोहर है जो मेरे फादर से मुझे मिली, वो ये कि लोगों से संबंध कैसे बनाएं और उनको कैसे निभाएं। अब हमारा बचपन इतना रिच और इतना समृद्ध इसलिए भी रहा कि हमारे घर में क्या गोष्ठियाँ, क्या महफिल जमती थी और कैसे कैसे नाम बड़े बड़े साहित्यकार जगत के, पत्रकार जगत के, उनका हमारे घर आना जाना होता था, हमारा उनके घर आना जाना होता था। और जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपके दिमाग के चक्षु अपने आप खुलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ भी हुआ, जो मुझे लगता है कि मेरे फादर विश्वमोहन बडोला की वजह से ही हुआ। अब मेरे फादर की एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र रही हैं ममता कालिया, जो साहित्यकार जगत का बहुत बड़ा नाम है। और उनकी ही एक कहानी बाथरूम मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप सब के कमेंट्स मुझे मिले और दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मेडल मेरे लिए ये रहा कि ममता कालिया जी तक खुद मेरी ऑडियो स्टोरी पहुंची, उन्होंने सुनी और उन्होंने उसको सराहा, उसके लिए अपने कमेंट्स मुझे भेजे। मतलब मेरा तो दिल, आई कांट इवन टेल यू हाउ हैप्पी आई वॉज। अब उनकी एक और कहानी, आपकी छोटी लड़की, मैंने आपके लिए आज यहाँ चुनी है। आपकी छोटी लड़की में तूर्णा सहाय, टुनिया एक लड़की है जो अपने घर वालों के लिए बिछी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसको प्यार तो करते हैं लेकिन बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब इस कहानी के बारे में, आपकी छोटी लड़की के बारे में ममता कालिया जी खुद कहती हैं, आपकी छोटी लड़की मेरे अपने लड़कपन की कहानी है। इस लंबी कहानी को लिखने में जरा भी श्रम नहीं करना पड़ा। एक बार यादों की डिबिया खोली तो सारे पात्र बाहर निकल पड़े। जब ये कहानी पहली बार साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी तो पाठकों के इतने पत्र आए कि तत्कालीन संपादक यानी एडिटर मनोहर श्याम जोशी को इस कहानी पर संपादकीय एक एडिटोरियल लिखना पड़ा। उन्होंने कहा कि ममता कालिया की कहानी आपकी छोटी लड़की से संकेत मिलते हैं कि साहित्यिक रचना भी लोकप्रिय हो सकती है, एज एन लिटरेरी पीस ऑफ वर्क भी पॉपुलर हो सकता है। साहित्यकार हिमांशु जोशी ने ममता कालिया से कहा कि आपकी कहानी छापकर हमारा काम तो बहुत बढ़ जाता है। हर डाक में डाकिया सिर्फ आपकी कहानियों पर चिट्ठियों के बंडल डाल जाता है। तो भाई, आज के ज़माने में चिट्ठियां आप ना भी लिखते हो, लेकिन बहुत तरीके हैं मुझ तक अपना मैसेज, अपना कमेंट, अपना रिएक्शन पहुंचाने के लिए। कालिंदी बडोला है यूट्यूब पर मेरा चैनल, तो उस पर आइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए। कालिंदी बडोला नाम से ही फेसबुक पर मेरा पेज है और कालिंदी.बडोला मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो भाई, सब जगह मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और अपने कमेंट्स शेयर करते रहेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तक जाएगी। आपकी छोटी लड़की, a masterpiece written by Mamta Kalia about Tunya, who remains invisible to the entire world and even her own family, until the day she meets someone who sees her worth and makes her aware of it too. Presented as an audio story by Kalindi Badola. टुनिया, जरा भागकर चिट्ठी डाला। टुनिया, ठंडा पानी पिला। मैंने गैस पर दूध चढ़ाया है, तू पास खड़ी रहे। टुन्नो, कुछ करना नहीं है। जब दूध उफनने लगे ना, तब तू गैस बंद कर देना। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर होमवर्क करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है काम पर काम पर काम। घर के टेढ़े से टेढ़े और सीधे से सीधे सारे काम टुनिया के जिम्मे। टुनिया बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधों में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़े उठाएगी, टुनिया 10 बार दरवाजा खोलेगी, 10 बार दरवाजा बंद करेगी। अगर पड़ोसन आंटी से 15 दिन पहले दी गई कटोरी मंगानी है तो टुनिया ही तो जाएगी। वही इतनी बहादुर है जो जाकर सीधे सीधे कह दे, आंटी वो कटोरी दे दीजिए, वही जिसमें हम सरसों का साग देके गए थे ना आपको। अचानक मेहमान आ जाएं तो बर्फ मांगने केरा वाला मेम साहब के पास टुनिया ही जाएगी। और किसकी मजाल जो उस बदमिजाज औरत को पटाकर उसके फ्रिज से बर्फ निकलवा सके। टुनिया है तो तेरा की,
पर लगती है 11 की। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है, न अंडा खाना। हल्का फुल्का बदन है उसका। कमर इतनी छोटी है कि स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट खिसकी पड़ती है। जरा भागे तो ब्लाउज स्कर्ट से बाहर। इसीलिए टुनिया को बेल्ट लगानी पड़ती है, या फिर स्कर्ट में 3-3 जगह हुक फंसाने के लिए लूप। स्कूल जाने के लिए तो बाकायदा तैयार होना ही पड़ता है, टाई भी लगानी पड़ती है, जूते भी चमाचम चाहिए। पर वैसे टुनिया को ढंग से कपड़े पहनने का धीरज कहां। जो हाथ आया गले में डाल दिया। घर में सभी के बाल कटे हुए हैं, मम्मी के, दीदी के, यहां तक के कोलीन के भी। कोलीन सुबह शाम आती है, डस्टिंग करती है, कपड़े इस्त्री करती है और रसोई में खाना बनाने के पूर्व की तैयारी। खाना उससे नहीं बनवाया जाता। मम्मी कहती है कि कोलीन पकाएगी तो छूत लग जाएगी। टुनिया को यह जरा भी समझ नहीं आता कि यह छूत कैसे लग सकती है। जैसे कोलीन आटा गूंदे, सब्जी काट दे तो ठीक, लेकिन वही सब्जी यदि छौंक दे तो छूत। वही आटा अगर सेक दे तो छूत। कोलीन है वैसे बड़ी फैशनेबल। नाक भौं सिकोड़ते हुए बता चुकी है कि अगर उसके बाप को दारू का इतना लालच ना होता ना, तो वो कभी काम करने ना निकलती, वो भी ऐसे घर घर। कोलीन 3 घरों में जाती है। वो इतना पाउडर लगाती है कि पड़ोस के देवराज ने उसका नाम पाउडर एंड कंपनी रख छोड़ा है। कोलीन ऊंची सी फ्रॉक पहनती है और ऊंची सैंडल। उसका शरीर भी कई कोण से ऊंचा ऊंचा लगता है। हर इतवार वो चर्च जाती है और हर शनिवार पिक्चर। कभी उसके बालों में नया क्लिप होता है, कभी स्कर्ट की जेब में नया रुमाल। बगल वालों की आया मेरी जब पूछती है कहां से लिया, तो कोलीन आंखें मटकाकर कहती है हमारा बॉयफ्रेंड दिया। टुनिया को कोलीन पसंद नहीं है। उसे लगता है कोलीन अच्छी लड़की नहीं है। जिन बातों पर टुनिया को गुस्सा आता है उन पर कोलीन खिलखिलाकर हंस पड़ती है। हर समय मस्ती सी चढ़ती रहती है उस पर। फैशन और पिक्चर के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। वो बाकायदा एक्टिंग करके पिक्चर की कहानी सुनाती है, भले ही कोई सुने चाहे ना सुने। उसका इस तरह मटकना टुनिया को नापसंद है। वो कई बार मम्मी से कह चुकी है इसकी छुट्टी क्यों नहीं कर देती मम्मी, पर मम्मी हर बार एक ही सुर पर बात खत्म करती है। टुन्नो, तू तो सुबह तैयार होकर चल देती है स्कूल, बेबी को टाइम नहीं मिलता। रह गई मैं तो बात साफ है, मुझसे इतना काम नहीं होता। कोलीन भी मदद ना करे तो मैं तो मर जाऊं। मम्मी मरने जीने के सवाल न जाने कहां से ले आती है, बात बात पर। अभी जबलपुर से माधुरी आंटी आई थी और छुट्टियों में टुनिया को साथ ले जाना चाहती थी। मम्मी ने कहा ना बाबा ना, टुनिया को मैं नहीं भेज सकती। एक तो कोलीन छुट्टी पर गई हुई है, ऊपर से तू इसे ले जाएगी। मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माधुरी आंटी अकेली वापस चली गई थी। हालांकि टुनिया मन ही मन बहुत तरसी थी साथ जाने के लिए। कैसा होगा जबलपुर, उसने मन ही मन सोचा था। अपनी किताब में उसने भेड़ा घाट के बारे में पढ़ा था। वो वहां जाकर मिलान करना चाहती थी कि किताबें कितना सच बोलती हैं। पर मम्मी को वो कैसे मर जाने दे। मम्मी की खातिर तो वो सारा दिन भागती है। कई ऐसे भी काम करती है जो उसे कतई पसंद नहीं। मसलन पाल साहब के यहां जाकर पापा को फोन करना, नल बंद होने पर निचली मंजिल पर डॉक्टर जगतियानी के घर से पानी भर के लाना, बाजार से कांदा बटाटा खरीदना और सामान मम्मी को पसंद न आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। मम्मी उससे दुनिया भर का सामान मंगवाएगी और फिर उसमें मीन मेक निकालेंगी। साबुन में तू 10 पैसा ज्यादा दे आई है, बट्टी लेकर वापस वोहरा के पास जाओ और कह हमें नहीं लेना साबुन। लूट मची है क्या, जो दाम मन में आया ले लिया। टुन्नो तो इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक अदरक खरीदने की अकल नहीं आई। ये एकदम 2 कौड़ी की अदरक है, गट्ठे वाली। अदरक तो एकदम बादाम जैसी आ रही है आजकल। अब टुनिया क्या जाने अदरक बादाम जैसी कैसे होती है। उसे तो अदरक एकदम नीरस चीज लगती है, खाने में भी और देखने में भी। एक बार खरीद कर वापस करना क्या इतना आसान होता है। पसीना आ जाता है, कार्टून अलग बनता है। छुट्टी वाले दिन एक दोपहर घर में पानी एकदम खत्म था। मम्मी ने झट से कह दिया टुनिया एक छोटी बाल्टी पानी नीचे से ले आ, कम से कम चाय तो बने। डॉक्टर जगतियानी के यहां नल के साथ साथ हैंडपंप भी लगा है। निचली मंजिल होने की वजह से उनके यहां पानी हर वक्त आता है। डॉक्टर और मिसेस जगतियानी दोनों सुबह अपनी क्लिनिक पर जाते हैं, दोपहर 2:30-3 बजे तक लौटते हैं।
लौटकर खाने के बाद वो सो जाते हैं, एयर कंडीशनर चलाकर। उनके घर की पूरी देखभाल उनका नौकर रामजी करता है। वही फोन सुनता है, कॉल बेल बजने पर दरवाजा खोलता है, कार साफ करता है और खाना बनाता है। सारी शाम जब डॉक्टर साहब और मिसेस जगतियानी क्लिनिक पर होते हैं, रामजी टीवी देखता है। ये उसका रोज का काम है। टीवी को वो टीबी कहता है। एक एक अनाउंसर को वो पहचानता है। उसने सबको नाम दे रखे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चलेगा और खटारा। उस दिन टुनिया पीतल की छोटी बाल्टी लेकर पहुंची तो डॉक्टर साहब के घर का पिछला दरवाजा खुला था। टुनिया सीधे अंदर पहुंच गई। टोटी खोलकर देखा, पानी नहीं था। फिर उसने हैंडपंप जलाया, वो भी सूखा पड़ा था। तभी रामजी रसोई में से निकलकर आया। आज पानी नहीं है, सब खल्लास। टुनिया ने एक बार और नल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रामजी ने अपने पायजामे की ओर इशारा किया और अश्लील ढंग से मुस्कुराकर कहा, लो इससे भर लो। टुनिया कुछ समझ नहीं पाई, पर जो कुछ उसने देखा उससे घबराकर वो दहशत से चीखती भाग खड़ी हुई। बाल्टी वापस उठाने का किसे होश था। बेतहाशा भागती टुनिया तीसरी मंजिल पर घर में घुसी तो मम्मी की घुड़की पड़ी। पानी नहीं लाई ना, अब पीना शाम की चाय। काम तो कोई करना ही नहीं चाहता है आजकल। एक कोलीन है, उसे कुछ कहो तो वो मुंह बनाती है। एक तू है, तेरे अलग नखरे। जो करूं, जहां मरूं, मैं मरूं। दुनिया का मन इस वक्त इतना घिना और घबरा रहा था कि वो क्या ना कर दे, पर मां की भुनभुन सुनकर भन्ना गई। ये मम्मी है, इन्हें क्या फिक्र, टुनिया पानी क्यों नहीं लाई। इनका तो बस काम होना चाहिए, नहीं तो ये मरने को तैयार बैठी है। और बाल्टी कहां फेंकाई, मुंह से बोल तो सही। हद हो गई ढीठपने की। खाली बाल्टी उठाकर लाने में इसकी कलाई मुड़ती है। एक हम थे, हमारी मां जहां इशारा कर दें हम सिर के बल उल्टे खड़े होते थे। बस शुरू हो गया ये और इनका जमाना। अब ये रिकॉर्ड जल्दी नहीं रुकने वाला। लकड़ी काटने से लेकर सिर काटने तक के अपने तजुर्बे सुनाए जाएंगे। नानी के सिरहाने लहराता सांप मम्मी ने कुचला था। लोहे वाले की सोने की तगड़ी का पता मम्मी ने लगाया था। चोर को सेंध लगाते सबसे पहले मम्मी ने देखा था। नानी की बीमारी में उन्हें कैसे संभाला था। कैसे बताए टुनिया कि ये सब करना आसान है, बनस्पत वापस नीचे जाके अपनी आंखों वो गंदी चीज देखने का, महज एक बाल्टी की खातिर। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती मम्मी। दीदी उनका एक भी काम नहीं करती, फिर भी उसके सामने मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। वो तो कांदा बटाटा लेने बाजार नहीं जाती, उसे पानी लेने डॉक्टर जगतियानी के यहां नहीं भेजा जाता। बिजली का बिल जमा करने के कतार में दीदी तो कभी नहीं लगी। दीदी सुबह 8 बजे सोकर उठती है, उठते ही हुक्म चलाने लगती है, कोलीन मेरे नहाने का पानी गर्म करो, मम्मी आलू का टोस्ट बना दो, टुनिया इस कुर्ते के साथ एक दुपट्टा ढूंढ दो प्लीज। दीदी नहाने चली जाती है और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में इस कदर व्यस्त हो जाता है जैसे दीदी लाम पर युद्ध करने जा रही हो। मम्मी गेट पर उसे घड़ी और रुमाल पकड़ाकर भागती है। दीदी थैंक यू भी नहीं कहती, बस एक महारानी सी नजर सब पर डालकर शान से चल देती है। अकेली कॉलेज जाती है, पर यूं लगता है मानो 4 अर्दली आगे 4 पीछे चल रहे हैं। किस शान से दीदी सड़क क्रॉस करती है, आती जाती टैक्सियों कारों को चुनौती देती है किसी की मजाल जो दीदी से पूछे, क्यों जी ये सड़क क्या आपके पापा ने बनवाई है, ये पैदल पारपथ क्या बटेरों के लिए छोड़ रखा है। दुनिया को पता है जब दीदी कॉलेज के लिए निकलती है, कॉलोनी के आधा दर्जन लड़के तो तभी अपने अपने घर से निकलते हैं। वो इधर उधर छा जाते हैं, कोई पुलिया के पास, कोई चौराहे पर, कोई बस स्टॉप पर। दीदी इन सब की हीरोइन है। किसी ने दीदी को कॉलेज के स्टेज पर नृत्य करते देख लिया था, बस गुड़ुप। किसी ने दीदी को डिबेट में बोलते सुना, धराशायी। कोई दीदी की चाल का दीवाना है, कोई दीदी के बाल का। बच्चू सीने पर हाथ रखकर गाना गाता है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। आबू 2 साल से LLB में फेल हो रहा है। दीदी किसी की ओर नहीं देखती। गर्दन को एक गुमान भरा झटका देकर वो बस स्टॉप पर ऐसी खड़ी हो जाती है जैसे बकिंगम पैलेस की बग्गी उसके लिए आने वाली हो। एक दिन तो आ भी गई थी प्रिंस राजगढ़ की गाड़ी। दीदी बस स्टॉप पर खड़ी थी कि चॉकलेट रंग की कार झटके से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। प्रिंस खुद ड्राइव कर रहे थे।
निहायत शालीनता से बोले, मिस सहाय, मैं भी कॉलेज जा रहा हूं, मे आई हैव द प्लेजर टू ड्रॉप यू। दीदी ने एक नजर उसे देखा और कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती आप कौन है। प्रिंस सिर झुकाकर चला गया। वो कॉलेज नहीं गया। वो इतना तिलमिला गया कि उसने उसी दिन न सिर्फ कॉलेज बल्कि शहर तक छोड़ दिया। बहुत नाज है टुनिया को अपनी बहन पर। दीदी टुनिया से चाहे जो काम ले ले, टुनिया कर देगी। टुनिया दीदी के नाखून काटती है, रुमाल धोती है, बाल कंघी करती है, कमरा ठीक करती है। उस दिन टुनिया बहुत थकी हुई थी। बाजार के 5 चक्कर लगाने पड़े थे। दीदी को भी बाजार का एक काम था। उसे दर्जी से मैक्सी मंगवानी थी। दीदी ने अपने बालों से मोतियों के फूलों का एक छोटा सा गुच्छा निकालकर टुनिया को पकड़ा दिया। खुशी के मारे टुनिया सारी थकान भूल गई। फूलों को निहारते निहारते वो दर्जी की दुकान तक चली गई और मैक्सी ले आई। पैर बहुत दुखे, पर फूल भी तो कितने सुंदर थे ना। कई बार दीदी टुनिया के हाथ में अपनी फिलॉसफी की किताब थमाकर लेट जाती है। पढ़ाई करने का दीदी का ये प्रिय तरीका है। टुनिया कांत, हीगल से लेकर अद्वैतवाद तक सब कुछ पढ़कर सुनाती है। बहुत कुशाग्र बुद्धि है दीदी। एक बार का सुना ज्यों का त्यों याद हो जाता है। इसी तरह दीदी ड्रामे के पाठ याद करती है। दीदी के साथ साथ टुनिया को भी याद हो जाते हैं संवाद। मां ने कहा, चले गए, सबके सब चले गए। 6 बेटे पैदा किए, 6 चले गए। अब जाकर मैं सोऊंगी, चैन से सोऊंगी। जिस दिन से ब्याही आई एक दिन भी नहीं सोई। कभी किसी के लिए, कभी किसी के जीवन के लिए प्रार्थना में बीता। आज इसकी पूजा, कल उसका उपवास। अब सब चले गए। लाख तूफान आए, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? सागर से मुझे क्या लेना और क्या देना? भले ही घर में अब भोजन के नाम पर सिर्फ एक सूखी सड़ी मछली हो, मुझे क्या चिंता, किसकी फिक्र? मैं फैल कर सोऊंगी, भर नींद सोऊंगी। जेएम सिम्स के इस नाटक में दीदी गजब का अभिनय करती है। हॉल में बैठे एक एक दर्शक की आंखें डबडबाई होती हैं। दुनिया ने खुद देखा है, दीदी की खासियत यही है। चाहे उसे दिल बहार बेगम बना दो, चाहे बूढ़ी अम्मा, पात्र को जीता जागता खड़ा कर देती है। तभी तो अपने आगे निर्देशक को कुछ नहीं समझती। इंग्लिश एसोसिएशन के नाटक एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का निर्देशक वो कुर्ही लड़का है, जिमी। दीदी उसका कोई कहना नहीं मानती। दीदी कहती है वो अपनी मर्जी के अनुसार क्लियोपैट्रा के संवाद बोलेगी। प्रोफेसर चौकसी ने हार कर कह दिया, शी इज अ बॉर्न क्लियोपैट्रा, लेट हर हैंडल द कैरेक्टर। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में दीदी की जय जयकार होती रहती है। मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। आप सुन रहे हैं आपकी छोटी लड़की ममता कालिया की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। अधिकतम अंक पाने पर अंग्रेजी, हिंदी, फिलॉसफी और लैंग्वेज का प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही गायन, नृत्य और अभिनय का भी। टेबल टेनिस शील्ड दीदी की वजह से जीती गई, उसका भी विशेष पुरस्कार मिलता है। बार बार अपनी सीट से मंच तक जाना दीदी की शान के खिलाफ है। दीदी वहीं खड़ी है विंग्स में, एक भक्त छात्र को अपने पुरस्कार पकड़ाती हुई। वहीं से निकलकर वो मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण करती है और वहीं खड़ी हो जाती है। हॉल में सब बड़े रश से उसका नाम सुन रहे हैं, उसके दीदार का इंतजार कर रहे हैं, पर दीदी को कोई जल्दी नहीं। मंच पर जाते समय वो घबराती भी नहीं। पुरस्कार दुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल से, पर वो तो इस कदर हड़बड़ा जाती है कि प्राचार्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घबराहट में मुंह से कभी थैंक यू पहले निकल जाता है और पुरस्कार बाद में पकड़ती है। कभी थैंक यू मुंह से निकल ही नहीं पाता, जुबान तालू से चिपक कर सूख जाती है। हाथ थर थर कांपते हैं। वही रोज के चेहरे होते हैं, फिर भी दुनिया कितना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती, एकदम बाहरी आदमी है मुख्य अतिथि, पर दीदी कुछ इस अंदाज में उसके हाथों से पुरस्कार लेती है मानो ले नहीं दे रही हो। दुनिया भी बैठ जाती है ताली बजाने वालों में। जितनी बार दीदी का नाम बुलाया जाता है, दुनिया को लगता है उसका खुद का कद ऊंचा होता जा रहा है। उसकी इच्छा होती है अपनी सीट पर खड़ी हो जाए और जोर जोर से ताली पीटे। उसका दिमाग उसे तसल्ली और तमीज सिखाता है। जलसे के बाद दुनिया दीदी के साथ लौट रही थी। कॉलेज से बस स्टॉप कुछ दूरी पर था। कुछ इनाम दीदी ने पकड़े थे, कुछ दुनिया ने। दुनिया को लग रहा था ये सब उसी ने जीते हैं।
आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है नाटकों के, वही दीदी को फिलॉसफी, हिंदी और अंग्रेजी के लेसन सुनाती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के एक झुंड ने आकर दीदी को बधाई दी। फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा, मिस सहाय, हम लोगों में एक शर्त लगी है। राज कक्कड़ का कहना है ये जो लड़की आपके साथ है ना, आपकी बहन है। मेरा कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। बकवास करना राज की पुरानी आदत है। लेकिन मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़े ही दूंगा। आप असलियत बता दीजिए। हम लोगों में आइसक्रीम की शर्त लगी है। दीदी ने निहायत लापरवाही से कहा, मेरी बहन है तूर्ना सहाय। लड़कों के मुंह अवाक से रह गए। उन्होंने टकटकी लगाकर टुनिया को जांचा, जैसे चिड़ियाघर में बच्चे जीब्रा देख रहे हों। राज कक्कड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली। देखा ना, मेरी खबर गलत नहीं हो सकती, है ना धमाका? नाटे लड़के ने हताश स्वर में कहा, ये आपकी सगी बहन है मिस सहाय? हाँ बाबा हाँ, दीदी ने हंसते हंसते कहा। एक ही मां की? हाँ, और एक ही पिता की भी। दीदी ने अपनी तरफ से मजाक मारा, जिस पर सब हो करके हंस पड़े। दुनिया को पहली बार रोना रोना सा आया। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं। ये क्या शर्त लगाने की कोई बात है? कितनी बार वो दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है, बहन नहीं तो क्या चपरासन है। घर जाकर टुनिया ने किसी से कुछ न कहा, पर रुलाई का एक अंधड़ मन में घुमड़ रहा था। किसी को उसकी ओर देखने का अवकाश ही कहां था। कोई दीदी की पीठ ठोक रहा था, कोई उसका मुंह चूम रहा था। पापा ने दीदी से सगर्व कहा, यू आर माई ब्रेनी डॉटर, शाबाश। टुनिया को मम्मी ने तत्काल भेज दिया बाजार लड्डू लाने। पड़ोस के घरों में लड्डू बटेंगे। अब दीदी इतने इनाम जो लाई है। सबके बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर है कोई जो इतने इनाम पाए? टुनिया घंटों घर घर घूमती फिरी। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, कैरावाला, जगतियानी, द्विवेदी, आलम खान। कॉल बेल्स बजाई, दरवाजा खुला। टुनिया ने हाथ जोड़े, नमस्ते आंटी, हमारी दीदी इस साल फिर हर चीज में फर्स्ट आई है। मम्मी ने मिठाई भेजी है, नमस्ते। पापा ने रेडियो पर से टुनिया के स्कूली कप उठाकर ताक पर रख दिए और दीदी के बड़े कप सजा दिए। कमरा जगमगा उठा। नए कप चमकते कितने गजब हैं। अब कल फोटोग्राफर आएगा, दीदी की फोटो खींचेंगी। रात जब टुनिया अपने बिस्तर पर लेटी, उसे न जाने कहां से अवश्य सी रुलाई आ गई। स्पष्ट नहीं था कि वो रो क्यों रही है, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। टुनिया दबे पांव उठकर गुसल खाने में आ गई। वहां लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। नहीं, इतना बुरा तो नहीं कि बर्दाश्त न हो। बाल उसके दीदी से लंबे और मुलायम है, त्वचा भी उसकी चमक रही है। फिर उन लड़कों ने क्यों कहा कि वो दीदी की कोई नहीं? और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी, तो क्या दीदी उन्हें डपट नहीं सकती थी? क्या उसका हाथ अपने हाथ में लेकर गर्व से नहीं कह सकती थी, देखो ये है मेरी बहन, मेरी अपनी छोटी बहन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? टुनिया क्या करे कि अपनी दीदी की बहन लगे? क्या गले में पट्टा लटका ले, या आटे के बोरे में मुंह घुसा ले, या छील डाले अपनी चमड़ी छिलके की तरह? टुनिया को इसी तिलमिलाहट में याद आ गई उस लाल लहंगे की, जिसके कारण उसे कितनी मार पड़ी थी। दीदी को टाउन हॉल में एकल नृत्य प्रतियोगिता में नाचना था। उसके लिए एक नया लाल लहंगा बना, ब्लाउज और चूनर बनवाई गई। प्रतियोगिता के पूर्व दीदी दोपहर में बाजार गई थी लाल चुटीरा और झूमर खरीदने। पीछे से दर्जी ने आकर दीदी की पोशाक दी। अब नई लाल पोशाक टुनिया को इस कदर भाई कि उससे रहा न गया। उसने चाव ही चाव में अपनी फ्रॉक उतारकर लहंगा ओढ़नी पहन ली। बाकायदा सिर ढककर वो माथे पर टिकुली लगा रही थी कि दीदी वापस। टुनिया को काटो तो खून नहीं। हे भगवान, दीदी ने देख लिया, अब क्या होगा? दीदी का पारा गर्म हो गया। तूने मेरी पोशाक क्यों खराब की, बता बता। दीदी ने उसे झंझोर डाला। दीदी खराब नहीं की, लो मैं उतार देती हूं।
दीदी रोने बैठ गई। ओह, अब मैं ये पोशाक नहीं पहनूंगी, ये गंदी हो गई। मम्मी ने दीदी से तो कुछ नहीं कहा, बस टुनिया की धुनाई कर डाली, जिसके कारण दीदी की पोशाक गंदी हो गई। टुनिया हफ्तों सोचती रह गई, क्या पोशाक इतनी जल्दी इतनी गंदी हो गई कि दीदी का डांस बिगड़ गया, उसे पुरस्कार नहीं मिला और घर लौटते समय उसकी एक पायल भी खो गई। तब से टुनिया ने गांठ बांधी, दीदी का कोई कपड़ा छूना ही नहीं, रुमाल भी नहीं, दीदी को दुखी नहीं करना। रात भर की छटपटाहट के बाद दुनिया ने तय किया कि वो लड़कों की खुराफात पर कतई ध्यान नहीं देगी। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी नहीं जाएगी, मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। स्कूल में टुनिया का दिन बहुत अच्छा बीता। इंग्लिश में वेरी गुड मिला, ड्राइंग में गुड। खुशी के मारे बाकी सारे पीरियड भी खटाखट बीत गए। अब आया गणित का पीरियड। होडी वाला सर की क्लास। लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा सजा इसी पीरियड में मिलती है। लड़कों की तो जबरदस्त केनिंग होती है। लंबी लचीली टहनी होडी वाला सर की क्लास का दौरा कर डालती है। सनाक सनाक हथेलियों पर केन लेते लड़के रोते नहीं, पर उनके होंठ भींच जाते हैं। टुनिया के बदन में फुरफुरी आती है जितनी बार यह आवाज सुनती है वो, सनाक सनाक। लड़कियों को मार नहीं पड़ती, उन्हें स्कूल के बाद रुकने और पाठ लिखने की सजा मिलती है, डिटेंशन। क्या तुक है इसमें? सवाल गलत हुआ गणित का और सजा में मिल गया आर ह्यूमन स्ट्रक्चर को 9 बार लिखना। दुनिया को कभी यह सजा नहीं मिली, लेकिन जिन्हें मिलती है वो भी तो उसकी सहेलियां हैं। उसे पता है लिखते लिखते उनकी बिचली उंगली नीली पड़ जाती है। दुनिया के सवाल कभी गलत नहीं होते, पर उसे सर का रवैया पसंद नहीं। जिस समय छात्र सवाल कर रहे होते हैं, होडी वाला सर खिड़की पर पीठ टिकाकर गिद्ध दृष्टि से सबको देखते रहते हैं। नो चीटिंग। लड़कों से निपटकर वो लड़कियों के पास आते हैं। लेट मी सी मिसी बाबा, व्हाट हैव यू डन? कहते हुए वो प्रत्येक मिसी बाबा का सवाल जांचते हैं। जितनी देर वो सवाल देखते हैं, उनका एक हाथ लड़की की पीठ पर बराबर चलता रहता है, कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से तक। हृष्टपुष्ट गुलगुली लड़कियों से वो विशेष मेहरबान रहते हैं, पर लड़कियां उनसे कतराती हैं। बड़ी लड़कियां आपस में इस बात पर भुनभुनाती हैं, पर डर के मारे कोई जुबान नहीं खोलती। दुनिया के ज्यादातर सवाल हमेशा ठीक होते हैं, शायद इसीलिए सर उसके पास कभी नहीं भटकते। जल्दी से राइट लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। 2-4 बार टुनिया ने वो सवाल भी हल कर दिखाए जो सर नहीं कर पा रहे थे। होडी वाला सर सिर्फ एसटीसी तक पढ़े हैं। छात्र उनकी डिग्री को कहते हैं संडास टिकट कलेक्टर। संडास जाने का टिकट कहां लगता है, उन्हीं से पूछने की बात है। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई। उनकी बैठक बस दुनिया साफ कर सकती है, कोलीन को तो जरा भी तमीज नहीं। जरूरी से जरूरी कागज रद्दी समझकर कूड़े में बटोर कर फेंक देगी। दुनिया जानती है कागज पापा की जान है। एक एक चिट्ठी, एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे पता है। मम्मी तो उकता जाती है सफाई अभियान से। उनका कहना है जितनी देर में पूरे घर की सफाई हो उतनी देर में केवल ये बैठक साफ होती है। एक एक पेपर वेट को चमकाना, पोंछना, पिन कुशन में पिन खोसना, किताबें करीने से रैक में सजाना, इस सब की उन्हें फुर्सत कहां। पर दुनिया बोर नहीं होती। वो इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई, किताबें ठीक से लगाई गईं, रेडियो का कवर और मेजपोश भी धुले हुए बिछाए गए। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले थे। दुनिया ने पूछा, पापा क्या इनका पैर उनसे भी बड़ा होगा जो पिछली बार आए थे? फिजूल बात मत करो, पापा ने घुड़क दिया। पिछली बार भी उनके घर एक बड़े साहित्यकार आए थे। उनके पैर की छाप चादर पर पड़ गई। सफेद चादर के बीच वो मटमैली छाप बड़ी अजीब लग रही थी। बाप रे बाप, दुनिया ने सोचा था इतना बड़ा पैर, उसके तो 2-3 पंजे निकल आए इसमें। उसने तभी सोचा था ना कि बड़े साहित्यकार का न केवल दिमाग वरन पैर भी बड़ा होता होगा। पर पापा को कोई खुराफात बर्दाश्त नहीं है। घर में सब स्वच्छ होना चाहिए। कायदे से कमरे में आओ, नमस्ते करो, चाय रखो और चले जाओ। अगर कमरे में कविता पाठ चल रहा हो तो गंभीर बातचीत हो, कभी टोको नहीं। सुनना चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ। दुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं। किताबें उसे बेहद प्रिय हैं।
वो कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है जो सामने आ जाए। ये जो साहित्यकार आने वाले हैं, श्री मुक्तिदूत, इनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है। उसके मन में उन्हें देखने की उत्कट अभिलाषा है। दुनिया जानना चाहती है वो दूसरे के मन की बात इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरीके से कैसे समझ लेते हैं। क्या उनके पास डॉक्टर की तरह कोई स्टेथोस्कोप होता है? एक और बात जो दुनिया की समझ में नहीं आती वो ये है कि कोई साहित्यकार तो 50 पुस्तकें लिखने के बाद भी बड़ा साहित्यकार नहीं माना जाता और कोई महज एक पुस्तक लिखकर महान हो जाता है। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर अपना शाश्वत वाक्य बोल देते हैं, अभी तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है दुनिया, दिल दिमाग हजार हजार सवालों से भरा पड़ा है। क्यों क्यों क्यों? उनके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं। यहां आने वाले तरह तरह के लोग हैं। एक बार एक कलाकार आए थे, जेब में 300 रुपए और बेशुमार उम्मीदें लिए। वो फिल्मों में संघर्ष करना चाहते थे। शक्ल से कितने भोले लगते थे। उनके घर महीनों रहे थे इसी बैठक में। रोज सुबह झोला कंधे पर डालकर निकल जाते, स्टूडियो दर स्टूडियो दरमानों से गिड़गिड़ाते, रात को थकान से लस्त और हौसलों से पस्त लौटते। पापा उन्हें अपने साथ खाना खिलाते और देर तक उनकी हिम्मत बंधाते। अगली सुबह वो फिर निकल पड़ते। 3.5 महीने की दौड़ धूप के बाद उन्हें एक फिल्म में भूमिका मिली, बस स्टॉप पर खड़े एक गुंडे की जो चाकू दिखाकर लोगों की जेबें खाली कराता है और फिर चाकू चूम कर विचित्र अट्टहास करता है। हा 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 हा। वो घर में चाकू चूमने और अट्टहास करने की रिहर्सल करते तो दुनिया कमरे से हट जाती। न जाने उसे क्यों लगता ये भूमिका उस कलाकार की तौहीन थी। उसके बाद सभी फिल्मों में वो गुंडे बने। 2 ही साल में वो फिल्म उद्योग के नामी विलन हो गए। उन्होंने जुहू पर फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद ली, शादी कर ली और पापा को पहचानने से इनकार कर दिया। पापा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, न वे आहत हुए न अपमानित। उन्होंने कुछ और साथी ढूंढ लिए, पर मम्मी किचकिचाती रही। जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था, फलाने जी गले से बंधे रहे। आज रोटी बोटी दोनों का इंतजाम हो गया तो कैसे आंख फेर ली। जाने इन्हें कब अकल आएगी। अरे अब तो ऐसा सदाव्रत बंद करो, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्या मिला तुम्हें मर कर? पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। न जाने कितने लोगों को 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक उधार दिए जो डूब गए। वर्षों मम्मी ने घर खर्च के रजिस्टर में इसे उचंत में डाले रखा, फिर हार कर लिखना छोड़ दिया। पापा ने कहा, इसमें क्या छींकना, सारा जीवन ही लेन देन है। मम्मी बोली, तुम्हारा तो सारा जीवन बस लेन देन ही है। मम्मी को गुस्सा बहुत जल्द आता है। अच्छी बातों में भी वो न जाने कहां से आपत्ति ढूंढ लाती हैं। 21 नंबर में नए किराएदार आए थे, मिस्टर पे। उस दिन उनकी लड़की विनया सामने के लॉन में 2-3 लड़कियों के साथ खेल रही थी। दुनिया भी पहुंच गई। सबने मिलकर रस्सी कूदी, आइस पाई खेला। वापस जैसे ही दुनिया घर आई, मां ने जवाब तलब किया, किससे पूछ कर गई थी? कपड़े क्यों नहीं बदले? बाकी लड़कियों के कपड़े देखे थे, एकदम परी जैसी लग रही थी। हमारी नाक कटाएगी। लो हो गई ना सारी शाम गुड़ गोबर। मां की डांट बर्दाश्त नहीं होती और मां ही सबसे ज्यादा डांटती है। डांटने के बाद रोने या सुस्त पड़ने का अवकाश भी नहीं देती, खुद अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाती है। फिर शुरू हो जाता है पापा की नसीहतों का सिलसिला। कितनी बार कहा है टुन्नो, मम्मी को गुस्सा ना करने दिया करो, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं मम्मी का टुनिया? चलो इन्हें पानी में ग्लूकोज पिलाओ, शाम को डॉक्टर गांगुली के पास ले जाना मम्मी को। डॉक्टर मम्मी का ब्लड प्रेशर देखता है, दवा देता है। टुनिया जबरदस्त पश्चाताप से भर जाती है। डांट भी उसे ही पड़ती है, अफसोस भी उसे ही होता है। डॉक्टर के यहां भी वही जाती है, सॉरी भी वही कहती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दुनिया को इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ब्लड प्रेशर किसका जांचा जाना चाहिए, जिसने डांटा उसका या जिसे डांट पड़ी उसका। इन झमेलों से बिल्कुल अलग थलग दीदी एक अलग दिशा में दौड़ रही है। लगभग रोज शाम कोई ना कोई शो चलता रहता है। शो के बाद दीदी घर आती है, मेकअप उतार, कपड़े बदल, वो आंख बंद करके लेट जाती है बिस्तर पर। थोड़ी थोड़ी देर में पापा या मम्मी आकर उसे देख जाते हैं। जब उसकी आंख लग जाती है तो हौले से बत्ती बंद करते हुए पापा कहते हैं, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है बेबी पर, इसे रोजाना एक सेब दे दिया करो। हर बात दीदी से बांटना चाहती है दुनिया।
कल टुनिया ने उसे बताया कितने बड़े साहित्यकार आने वाले हैं आज। दीदी ने कहा था, हाय मैं भी सुनती ना उनकी बातें, पर क्या करूं, कल से तो नई रिहर्सल शुरू है, मेन रोल है मेरा। पापा सुबह से ही बड़े जोश में हैं। मुक्तिदूत जी के उपन्यास और काव्य संग्रह का फिर से पारायण हो रहा है। जगह जगह लाल पेंसिल से निशान लगाए जा रहे हैं। मुक्तिदूत जी से जमकर बहस करनी है। दुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है। इस कमरे का आलम अनोखा है। यहां बैठकर मन किताबों में रम जाता है। न समय का ध्यान रहता है न काम का। तभी मम्मी ने आकर कहा, दुनिया चलो सनीचरी से सामान लाने। दुनिया का जोश जाम हो गया। सनीचरी का मतलब है सूखी मछली के गंधाते ढेर। बाजार की कचर पचर, धूप, पसीना, धूल, बॉडम झोले, कांदा बटाटा, गेहूं चावल, मसाले, पातड़ भाजी, खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। पूरी मुंबई में कहीं रिक्शा नहीं चलता सिवाय इस सनीचरी के। इस रिक्शे से ना रूह कांपती है दुनिया की। पहले तो बाजार की एक एक दुकान पर मम्मी को मोल भाव करते देखो। बोलो कुछ नहीं, बस झोला पकड़े खड़ी रहो। फिर जब मम्मी की तसल्ली हो जाए तो सौदा ले लो। बराबर टकटकी लगाकर तराजू देखती रहो, तरकारी वाली कहीं डंडी तो नहीं मार रही। इसी चतुराई से मम्मी महीने भर का पूरा सौदा सनीचरी से लेंगी। फिर बड़े कौशल से वो सस्ता रिक्शा करेंगी। रिक्शा करने में उनकी 2 शर्तें अनिवार्य हैं। रिक्शा सस्ता भी हो और रिक्शे वाला विनम्र। झिकझिक करने वालों से मम्मी को बहुत चिढ़ है। रिक्शे में चढ़ते ही मम्मी टमाटर का झोला या तेल की पीपी बगल की सीट पर रख लेंगी और कहेंगी, टुनिया तू यहां जरा नीचे बैठ ले। टमाटर कहीं पिच ना जाए, तेल कहीं बह ना जाए, पीपी में झाल तो लगी नहीं है ना, थोड़ी दूर की बात है। अगर टमाटर या तेल कुछ न साथ हुआ तो कॉलोनी की ही कोई पड़ोसन मम्मी को जरूर दिख पड़ेंगी। मम्मी उन्हें भी रिक्शे में लाद लेंगी और कहेंगी, टुन्नो तू जरा किनारे पर टिक जा, यहां मेरे पैरों के पास। नहीं नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए, हमारी बेटी तो बड़ी सीधी है, जहां कहो बैठ जाए, जहां कहो खड़ी हो जाए। बच्चों का क्या है, जैसे रखो रह जाते हैं। नहीं बैठना चाहती दुनिया ऐसे, कितनी शर्म आती है उसे। स्कूल की कोई सहेली देख ले या टीचर तो कितनी खिल्ली उड़ेगी उसकी। 8वीं में पढ़ती है, कोई बच्ची तो नहीं है। वो क्या इस घर की नौकरानी है जो पैरों के पास बैठे। इतना ही शौक है मम्मी को तो पड़ोसन ने ढोने का तो 2 रिक्शे क्यों नहीं कर लेती। दुनिया जब इस तरह बैठती है तो सामने से उसका कच्छा दिखने लगता है। कम से कम दुनिया को तो यही लगता है उसका कच्छा दिख रहा है, बल्कि सारी दुनिया को दिख रहा है। शेम शेम, क्या करे दुनिया। फ्रॉक इतनी लंबी नहीं कि आगे खींच ले, पीछे से मम्मी की चप्पल चुभ रही है, आगे से ये मुसीबत। बहुत बोर होती है दुनिया इस सनीचरी की कवायद से। ऊपर से गजब ये कि मम्मी इसे तफरीह का, घूमने फिरने का नाम देती है। अब अगर घर पहुंच के झूले रखकर दुनिया ये कहे कि वो 17 नंबर वाली पेन्हास दादी के यहां जा रही है तो मम्मी डपर कर कहेंगी, बैठ चुपचाप, अभी घूमकर नहीं तो क्या पापड़ बेल कर आ रही है। घर में तो किसी का टिकवा लगता ही नहीं है। जो करूं मैं करूं, जहां मरूं मैं ही मरूं। मम्मी एक बार बोलना शुरू कर दे तो देर तक चुप नहीं होती। रुक रुक कर उसी विषय पर बोलती हैं। लिफाफे खाली कर दाल डिब्बों में डाली जा रही है, भाषण चालू। गेहूं कनस्तर में पलटा जा रहा है, भाषण चालू। कांदा बटाटा अलग अलग टोकरियों में रखा जा रहा है, भाषण फिर भी चल रहा है। धीरे धीरे ये एक स्वगत कथन में बदल जाएगा। दुनिया मम्मी के पीछे पीछे कुछ इस तरह घूमेगी मानो दोनों के बीच में कोई तार जुड़ा हो। मम्मी मुड़ेंगी तो वो भी मुड़ेगी, मम्मी झुकेंगी तो वो भी झुकेगी। मम्मी ने चिड़चिड़ाकर एक बार फिर कहा, सुनती नहीं है, फिर और धूप चढ़ जाएगी, जल्दी उठ। पापा ने किताब पर से नजर उठाई और बोल पड़े बमक कर, क्या तुम सुबह से कुड़कुड़ शुरू कर देती हो? आटे दाल के सिवा और कोई पता भी है? नहीं जाएगी दुनिया। इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। यहां कौन बनाएगा चाय? जाना है तो कोलीन को लेकर जाओ। एक कटखनी नजर पापा और दुनिया पर डालकर मम्मी चली गई। पापा द ग्रेट, दुनिया को मजा आ गया। कैसे बाल बाल बची वो सनीचरी और कोलीन, क्या खूब फंसी। अभी अभी काम निपटाकर वो जाने की तैयारी कर रही थी, तभी तो उसने सबकी नजर बचाकर फूलदान से एक फूल चोरी किया और बालों में लगा लिया। दुनिया को सब पता है, रिक्शे में जब पटरे पर बैठना पड़ेगा ना, सारी शान झड़ जाएगी आज। चलो वो तो छूटी किसी तरह। अब जब पापा कहेंगे वो ऐसी फर्स्ट क्लास चाय बनाएगी
कि मुक्ति दूत जी भी हैरान रह जाएंगे। दाल पहले से पिसी रखी है, पकौड़े तल देगी। नहीं, दीदी क्यों करेगी मदद? अभी तो वो सोकर भी नहीं उठी। उठेगी तो फिर तैयार होगी और तत्त थई में लग जाएगी। कल से ही उसके ड्रामे का 25वां शो खत्म हुआ है, आज नई रिहर्सल शुरू है। आप सुन रहे हैं आपकी छोटी लड़की ममता कालिया की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। वक्त से 1 घंटे बाद मुक्ति दूत जी आए, चमत्कार की तरह, एकदम झकाझक सफेद खादी का कुर्ता पजामा पहने। आते ही हा हा हंसना शुरू। पापा बड़े प्रसन्न। मुक्ति दूत जी ने पहले उन्हें अफसरों की दृष्टिहीनता पर एक छोटा सा दिलचस्प भाषण दिया, फिर उदाहरण एक से एक अजीबोगरीब। गनीमत है पापा ने बिना बुत के सुन लिया, नहीं तो कोई भरोसा नहीं पापा कब सहसा अफसर बन जाएं और कब साहित्य प्रेमी। एक बार ऐसे ही किसी कवि ने बेतकल्लुफी से बोलने पर पापा को ऐसा ऐठा दिया था और उन्होंने त्योरियों से बोलना शुरू कर दिया। कवि महोदय पापा को एक असफल मनुष्य बता रहे थे, जबकि पापा अपने को निहायत सफल मानते थे। पर मुक्ति दूत जी एक तो पापा के हम उम्र हैं, दूसरे बात करने का तरीका भी अलग है। चकित है दुनिया। पापा ने बताया था कि मुक्ति दूत जी न नौकरी करते हैं न व्यवसाय, पर कितने अलमस्त, किसी बात की फिक्र ही नहीं है। शहंशाह सा अंदाज, गूंज भरी आवाज, सिगरेट पीने का दिलकश अंदाज, और फिर किस कदर आत्मीय। खाया उन्होंने कुछ नहीं, चाय खूब तारीफ करके पी। पूछा किसने बनाई? आपकी पत्नी ने? नहीं, टुनिया ने। ये मेरी छोटी लड़की है तूर्णा, पढ़ने में बहुत तेज है और चाय बनाने में भी। मुक्ति दूत जी हंस पड़े। ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। मैं तो कहता हूं जो अच्छी चाय बना सकता है वो दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। तभी दीदी तैयार होकर कमरे में आई। सफेद साड़ी ब्लाउज में कितनी ताजा लग रही थी, फूल की तरह। रोहिणी भाटे सभी छात्राओं को सफेद वस्त्र में आने को कहती थी। उनका कहना है नृत्य एक सात्विक क्रिया है, वो स्वयं भी सफेद रंग के कपड़े ही पहनती है। मुक्ति दूत जी को नमस्कार कर दीदी ने पापा से कहा, पापा हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है रोहिणी भाटे की क्लास में। आज से वसंत सेना की रिहर्सल शुरू है। ठीक है, चली जाना, पापा ने कहा। तभी मिसेस रहेजा आ गई 4 नंबर से। टुनिया के ये कहने पर कि मम्मी बाजार गई हैं, वो अंदर रसोई तक उन्हें देख आई, फिर आकर बैठक में बैठ गई। उस समय पापा और मुक्ति दूत जी में बहस चल रही थी कि उत्कृष्ट साहित्य के लिए लोकप्रियता कोई शर्त हो सकती है कि नहीं। मुक्ति दूत जी लोकप्रियता को व्यावसायिकता से जोड़ रहे थे, जबकि पापा उसे जनमानस से। वो बार बार रामचरितमानस के लोकप्रिय अंश उद्धृत कर रहे थे। मुक्ति दूत जी ने कहा, रामचरितमानस अपनी साहित्यिकता के लिए नहीं, धार्मिक आग्रहों के कारण लोकप्रिय है। मिसेस रहेजा बैठी रहीं कुछ देर अपनी एक एड़ी से दूसरी एड़ी को खुजाते हुए, फिर बोली, टुनिया हमने ना इडली का घोल बना रखा है, सांचा दे दो तो जल्दी से इडली पक जाए। अब आई ना असल बात पर। ये रहेजा आंटी इतने बहाने क्यों बनाती हैं? आते ही सीधे कह देती कि सांचे के लिए आई हैं। इन्हें क्या पता बैठक में कौन बैठा है इस वक्त। सच दुनिया को हैरानी होती। कॉलोनी की सभी स्त्रियां एक सी हैं, सबकी आदतें एक सी। सुबह उठकर मेकअप कर लेना, हर वक्त खाने पीने के बारे में सोचना, दोपहर को सोना, शाम को टीवी देखना, रात को घोषित करना, आज तो मैं बहुत थक गई हूं। दुनिया ऐसा कतई नहीं बनना चाहती। वो तो ऐसी बनना चाहती है जैसे मुक्ति दूत जी। उसे लगता है जिंदगी के जरूरी सवालों का जवाब एक साहित्यकार ही ढूंढ सकता है। मुक्ति दूत जी जानना चाहते थे कि क्या माधव मिश्रा अभी भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। रहते हैं, पापा ने बताया। आजकल बहुत उदास हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अकस्मात? नहीं, कैंसर था। मैं तो उनका घर भूल गया हूं, कोई 8 बरस पहले आया था एक बार। किस नंबर में है? 108। इस ब्लॉक से हटकर उधर तीसरी सड़क के मोड़ पर जो क्वार्टर बने हैं उनमें। कहां भाई? दुनिया बता देगी, जानती है। दुनिया बेटी, जरा मुक्ति दूत जी को माधव मिश्रा जी के घर पहुंचा दो, पापा बोले। अब भाई, लेकिन लौट कर एक बार चाय हम और पिएंगे। जरूर जरूर, पापा की तो मुस्कान खिल गई। पापा को और क्या चाहिए, उनका मन तो बस स्वागत सत्कार के लिए बना है। वश चले तो सारा दिन सारी रात दरवाजा खोलकर बैठे रहें आगंतुकों के इंतजार में। उनकी भूख प्यास मित्रों के साथ बंधी है।
साथ में कोई खाने वाला ना हो तो 3 बजे तक खाने की सुध न ले, कोई आ जाए तो 12 बजे ही भूख लग जाए। दुनिया ने जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन स्लीपर्स पहने और चल दी मुक्तिदूत जी के साथ। बाप रे, कितने लंबे हैं, ताड़ की तरह। बात करते समय अगर इनकी तरफ देखना हो तो गर्दन में बांटा पड़ जाए। मुक्तिदूत जी ने देखा दुनिया उनके साथ लगभग भागते हुए चल रही थी। उन्होंने रफ्तार धीमी कर दी। पूछा, ये तुम्हारी बहन थी ना? आपको कैसे पता? वाह, तुमसे इतनी मिलती जो है। दुनिया ने शायद गलत सुना या मुक्तिदूत जी ने ही गलत कहा। सब तो कहते हैं मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। बहुत मिलती है, तुम्हें पता है तो ना, भगवान के पास सबसे बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस है। इंसान लाख कोशिश करे वो बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। जैसे किताबें छपती हैं सब एक सी, इसी तरह भगवान हर खानदान के नाक नक्श के ब्लॉक प्रिंट करते हैं। तभी ना जानकर लोग कहते हैं, अरे बबुआ तेरी नाक तो बिल्कुल दादी पर गई है, तेरी हंसी में तो बुआ की छवि है। ईश्वर एक बढ़िया मुद्रक है। अपनी ही बात पर मुक्तिदूत जी फिर हा हा करके हंस दिए। दुनिया के मुंह से फौरन निकला, आप भगवान को मानते हैं? क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि भगवान को मानने वाले लोग कम होते जा रहे हैं? पता नहीं, एक बार पापा ने कहा था लोग जो जो पढ़े लिखे बन रहे हैं उनकी भगवान पर से आस्था हिल रही है। ये तो पापा ने कहा था, तुम क्या कहती हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, पापा को ऐसा लगता है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। दुनिया रानी, अलग से सोचो, क्या हमारे देश में कभी ईश्वर से विश्वास खत्म हो सकता है? अभी मैं चौराहे के बीचों बीच एक बौड़म सा पत्थर रख दूं, सिंदूर में रंग कर, और खुद उस पर जाकर 2 फूल चढ़ाऊं, फिर देखना तुम अपने लोगों की कितनी आस्था है। 10 में से 9 आदमी यहां रुकेंगे, मत्था टेकेंगे, फल फूल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं आस्था या अंधविश्वास? नहीं, विश्वास। वैसे विश्वास और अंधविश्वास में एक बड़ा महीन सा फर्क होता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, वरना तुम्हें समझाता। लो, आ गए ना वही बात। ये छोटी होना तो बवाले जान हो गया है। अच्छी खासी बात समझ आ रही थी कि ब्रेक लग गया। अभी तुम बहुत छोटी हो। इस वक्त मुक्तिदूत जी मेहमान है, वरना दुनिया पूछती, छोटों को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा? मुक्तिदूत जी ने गौर से उसकी ओर देखा। थक गई? नहीं। दुनिया ने गर्दन हिलाई। किस क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम है स्कूल का? कैसे जाती हो इतनी दूर? लीजिए, आ गया माधव मिश्रा का घर। मिश्रा जी घर पर हैं, दुनिया का काम खत्म, जाएगी। मुक्तिदूत जी अब मिश्रा जी से बातों में मशगूल हो जाएंगे। दोनों साहित्यकार, दोनों बातुनी। जानती है दुनिया कि मुक्तिदूत जी को कौन सा याद रहेगा, कि वो कौन से क्लास में पढ़ती है, कैसे स्कूल जाती है, स्कूल का नाम क्या है। बच्चों से ऐसी बातें सभी पूछते हैं और सभी भूल जाते हैं। पापा के एक दोस्त हर बार उससे उसका नाम पूछते हैं और हर बार भूल जाते हैं। पापा का ख्याल है चाय के बाद मुक्तिदूत जी को खाना भी खिलाया जाए। और क्या, 12 बजे हैं, चाय पिलाते 1-1:30 बज जाएंगे। मम्मी सनीचरी से अभी लौटी नहीं है, लौट कर भन्नाएंगी। बस शुरू हो गई इनकी दावतें। इतना ही शौक था खिलाने का तो किसी हलवाइन से शादी कर लेते, सारा दिन बैठी रहती भट्टी पर। बाजार से धूप में तपते आओ और मरो चूल्हे पर। दुनिया उनके आने से पहले कुछ बना लेती, पर क्या, उसे आलू की तरकारी के सिवा कुछ बनाना आता ही नहीं। दीदी होती तो उसकी खुशामद करके दुनिया पनीर निकलवा लेती, पनीर आलू की सब्जी बन जाती। पर दीदी तो रिहर्सल के लिए जा चुकी है। चलो, जैसा बुरा बावरा आता है बनाएगी दुनिया। पापा को ना कहेगी, खराब बनेगा तो सॉरी कह देगी, ढेर सारा सलाद काट देगी, चटनी अचार सब रखा है दे देगी, मिठाई पापा मंगा ही लेंगे। मम्मी के लिए नहीं छोड़ेगी कोई काम। एक तो मम्मी थकी हुई लौटेंगी, दूसरे उन्हें गुस्सा आएगा। अगर मम्मी पसंद करें तो छुट्टी वाले दिन दुनिया पूरे घर का खाना बना दे। पर पसंद ही तो असली बात है। मम्मी को किसी के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता। कई नौकरों की मम्मी छुट्टी कर चुकी है। कोई चपाती मोटी बनाता था तो कोई सब्जी पतली बनाता था। किसी की उन्हें सफाई नापसंद थी तो किसी के हाथ की सफाई। मम्मी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, पर किसी को सिखाना उनके वश की बात नहीं, झीकने लगती हैं। मुक्तिदूत जी आए, पहले चाय पी, पापा ने खाने के लिए आग्रह किया, सहज भाव से वो रुक गए।
दुनिया ने अकेले हाथ सारा इंतजाम कर लिया। वो दौड़ दौड़ कर गर्म फुलके खिला रही थी। उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। मुक्ति दूत जी कब कब आते हैं? आपकी लड़की की आवाज बहुत अच्छी है, इसका रेडियो ऑडिशन क्यों नहीं करवाते? मुक्ति दूत जी ने कहा। पापा उत्साह और गर्व से बताने लगे, अरे उसे समय ही कहाँ है रेडियो के लिए? फिर रेडियो में वो कलाकार जाते हैं जो मंच अथवा टीवी पर अयोग्य सिद्ध होते हैं। रेडियो तीसरी श्रेणी की प्रतिभाओं के लिए है। ये तो स्टेज की नामी कलाकार है, आए दिन इसके शो होते रहते हैं। बल्कि एक बार फिल्मों के लिए भी प्रस्ताव मिला था, काफी नामी प्रोड्यूसर का था। लेकिन आप जानते ही हैं, बच्ची को वहां फंसाना तो बिल्कुल गलत है। 2 साल से कथक सीख रही है, कॉलेज भी जाना रहता है, पढ़ाई में हरदम अव्वल आती है। कौन? ये दुनिया? ये तो अभी बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता इसको। अरे वो मेरी बड़ी बेटी पपीहा। नहीं सहाय साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपकी छोटी लड़की की। इसकी आवाज में एक संस्कार है, आजकल बहुत कम दिखाई देता है। फुलका लाते हुए टुनिया ने सुना, आपकी छोटी लड़की। सहसा विश्वास नहीं हुआ टुनिया को। इस घर में हमेशा दीदी की जय जयकार हुई है, दीदी के गाने पर तालियां बजी हैं, दीदी के नृत्य पर बधाई मिली है, दीदी के प्रमाण पत्र मढ़ाए गए हैं। दीदी महान है। टुनिया से कोई पूछे दीदी क्या है? पानी का जग लाते लाते टुनिया के कानों में मुक्ति दूत जी की आवाज पड़ी है। सहाय साहब, आवाज से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं। सच्चे खरे इंसान की आवाज नाभि से उत्पन्न होती है और उदर से टकराती हुई एक समूची संस्कृति का दस्तावेज बनके कंठ से, गले से निकलती है। आपकी छोटी लड़की की आवाज में ये सब है। उसकी आवाज एक समूची संभावना है। दुनिया का अंग अंग सितार सा झंझना उठा। क्या ये सच है? क्या ये सब उसी के लिए कह रहे हैं? बहुत मजाक करते हैं ना, लेकिन हंस तो नहीं रहे, मजाक के मूड में भी नहीं दिखते, गंभीर होकर बोल रहे हैं। इतने बड़े साहित्यकार झूठ तो नहीं बोलेंगे, पर शायद झूठ ही होगा। यूं ही उसे खुश कर रहे हैं या पापा की खुशामद कर रहे हैं, पर खुशामद ही तो नहीं लगते। वो उनके सामने वैसे बोली ही कहां थी, वो ही बोलते रहे। क्या उन छोटे छोटे अस्फुट जवाबों में से ही उन्हें ये एक मणि मिल गई? दुनिया ने सोचा था उन्होंने उसे मूर्ख मानकर ज्यादा बात नहीं की। पापा गर्दन हिलाते हुए उनके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगे। पापा ने अपने परिवार प्रशस्ति की बातें शुरू कर दी। अरे हमारे घर में सभी की आवाज बहुत अच्छी है, मेरे पिताजी की आवाज भी बहुत अच्छी थी। जब वो सस्वर रामायण पाठ करते थे तो सारा मोहल्ला आ जाता था उनको सुनने, भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता था। पपीहा की आवाज तो सबसे अच्छी है, क्या बताएं, आज होती तो आपको उसका गाना सुनवाते। कुछ नहीं लेना देना टुनिया को इस परिवार पुराण से। अब लाख बार घर वाले उससे चाय बनवाएं, पानी मंगवाएं, सब्जी कटवाएं, कुछ नहीं व्यापेगा उसे। उसे आज ये कैसी संपदा मिल गई है। उसके कानों में ठुमरी सी छोटी ये बात किस कदर ठुमक रही है। आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। आप सुन रहे हैं आपकी छोटी लड़की, ममता कालिया की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आज मैंने अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में ममता कालिया जी की लिखी कहानी आपकी छोटी लड़की को चुना। आपकी छोटी लड़की यानी तूर्णा सहाय, यानी इस कहानी की टुनिया। घर घर की टुनिया हो सकती है ना। अब हर घर में अमूमन एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो सारे घर को संभालता है, लोगों को संभालता है, और उसको ही सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अब टुनिया का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ कितनी सादगी, कितनी निश्चलता है कि उसको अपनी जो सेल्फ वर्थ है, अपनी वक़्त है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए शायद वो अपने पापा, मम्मी और दीदी के सारे कामकाज, सारे घर को सुचारू रूप से चलाने वाली एक मशीन बन के रह गई है। ऐसे में उसके पापा के दोस्त मुक्ति दूत जी उसके मसीहा बन के ही पहुंचते हैं, क्योंकि पहली बार उसको उसकी प्रतिभा का अंदाजा वो दिलवाते हैं, उसकी पर्सनालिटी निखारने के लिए, जैसे वो उसको मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति दूत जी पहुंचे। और टुनिया को पहली बार ये अंदाजा हुआ कि हाँ, उसमें भी कुछ खास है, हो सकता है। मतलब उसकी जिंदगी की संभावनाओं की नई चाबी मुक्ति दूत जी ने
दुनिया को पकड़ाई। अब ये कहानी जब साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी तो मैंने आपको बताया कि ममता कालिया जी को उस समय के जो एडिटर थे मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसके लिए खास तौर से एडिटोरियल लिखना पड़ा, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर हुई थी कहानी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान को बोरे भर भर के चिट्ठियां भेजी जा रही थी। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसी लगी ये कहानी, क्योंकि जब तक आप मुझे लिखकर नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। कालिंदी बडोला है मेरा यूट्यूब पर चैनल, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपने कमेंट जरूर छोड़िए। अपनी कोई खास रिक्वेस्ट है, किसी कहानी को आप मेरे ऑडियो स्टोरी के रूप में सुनना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। कालिंदी बडोला नाम से ही फेसबुक पर मेरा पेज है और कालिंदी.बडोला है इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी। तो प्लीज सब जगह मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। आपकी छोटी लड़की अपने घर वालों और सारी दुनिया की नजरों के सामने होते हुए भी हमेशा ओझल सी रही दुनिया को उसकी मुक्तिदूत से मिली नई पहचान और संभावनाओं की चाबी पर ममता कालिया की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी।